हम्म। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब की हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो SDSC शार है, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर शार में, वहां पर साइंटिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है और यह नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर 2025 का है। आज से इसकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है। क्या होगी इसकी फॉर्म फीस, क्या होगा इसकी एज लिमिट और क्या क्या क्राइटेरिया है और कितनी वैकेंसी, इन सब के बारे में दोस्तों बात करते हैं। 36 पेज का नोटिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है, लेकिन जो जो चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीजें हम लोग कवर करते हुए इसमें जाएंगे। पूरा नोटिफिकेशन फॉर श्योर आप लोगों को भी नहीं पढ़ना होगा कि ये कहां पर क्या कैसा है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर जो साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है दैट इज फॉर लेवल 10। इसकी जो सैलरी है वो है 56,100 रुपए से लेकर के 1,77,500 रुपए। और यहां पर जो आप लोगों की पोस्ट है वो मशीन डिजाइन पे साइंटिस्ट इंजीनियर की है और इसके लिए आप लोगों का गाइज यहां पर एमटेक और एमई या फिर एमएससी इंजीनियरिंग से होना या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट का होना जरूरी है, वो भी मशीन डिजाइन विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% और सीजीपीए सीपीआई ग्रेडिंग 6.5 ऑन अ 10 स्केल, राइट। मतलब आप लोगों का इतना होना चाहिए और साथ में जो आपने एमई एमटेक करा है उसके पहले आपका बीटेक करना भी जरूरी है। ये इसकी क्वालिफिकेशन पे एक पॉइंट आया है जो आप लोगों को देखना है। ये साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए, ऑब्वियसली साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए पॉइंट जरूर आता है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की भी पोस्ट आई है जहां पर आप लोगों से एमई एमटेक मांगा गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, और साथ में आप लोगों का बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग से होना चाहिए। और इसका जो मिनिमम परसेंटेज दिया है वो 6.5 सीजीपीए दिया हुआ है बीटेक का, और आपका जो 6.5 है वो आपका एमटेक के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हमें जरूरत नहीं है और साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए जो हमारी वैकेंसी थी वो हमने कवर करी है। साथ में आगे बढ़ते हुए हम आपको टेक्निकल असिस्टेंट दिखाएंगे क्योंकि उसमें आप लोगों का एमई एमटेक तो नहीं मांगा है, डिप्लोमा से ही काम हो जाना है, वो वाली चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। ये नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं जो कि बहुत सारी काम की भी हैं और बहुत सारी काम की नहीं भी हैं। रीजन वाइज काफी कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो इसमें एक्स्ट्रा दी हुई हैं जिसकी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं लेवल 7 टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसकी जो सैलरी होगी वो 44,900 रुपए से लेकर के 1,42,400 रुपए तक जाने वाली है। और यहां पर गाइस अगर आप लोग देखें तो जो आप लोगों का नंबर 9 है इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग निकली हुई है जिसमें आप लोगों की 10 पोस्ट हैं और इसमें लिखा है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। मतलब कि आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों और वहां पर आप लोगों का काम हो जाएगा टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक और पोस्ट है, यहां पर ये 01 बोल रहा है, मतलब एक पोस्ट दी हुई है और ये दिया हुआ है आपका आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायनी के लिए, और इसमें भी आप लोगों से फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है जिसमें 5 पोस्ट हैं और इसमें आप लोगों से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पर डिप्लोमा मांगा गया है फर्स्ट क्लास कैटेगरी का, मतलब फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जो उस तरीके से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना कि 60% के ऊपर है तो फर्स्ट क्लास कहलाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये सारी चीजें आई हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने और भी कई सारी वैकेंसीज निकालनी है, साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल पे निकाली है और ड्रॉटमैन की भी निकाली है, बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी निकाली हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी वैकेंसीज निकाली हैं। तो आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था कि अगर आपने मास्टर्स भी करके रखी हुई है तो फिर आप साइंटिस्ट इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा करा है तो आप टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। सैलरी पैकेज जो है इसमें बहुत अच्छा देता है, राइट है ना, और काफी बढ़िया तरीके से आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी अगर देखा जाए तो काफी टाइम के बाद नहीं बोलूंगा क्योंकि इसरो की इस बार काफी सारी वैकेंसीज आई हैं, है ना, और ये जो है ये काफी अच्छी वैकेंसी कहलाती है, काफी रिनाउंड आप लोगों की पोजीशन होती है इसमें, तो इसमें आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर गाइस एक चीज और भी है जो आपको बताना चाहूंगा मैं। फिर बाकी आईटीआई वाली पोस्ट के लिए भी काफी सारी वैकेंसीज निकली हुई है, ये ड्रॉटमैन की वैकेंसी है, ठीक है। फिर कुक की भी वैकेंसी है, फायरमैन की भी वैकेंसी है, ठीक है। फिर व्हीकल ड्राइवर की भी वैकेंसी है, मतलब वैकेंसीज पे इन्होंने जितनी भी वैकेंसीज हो सकती थी, नर्स की हो गई है ना, ये सारी वैकेंसीज आप लोगों की दी हुई है।
ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ड्रॉट्समैन की वैकेंसी भी हो गई, पोस्ट टेक्नीशियन की भी वैकेंसी हो गई, ये सारी चीजें इन्होंने दी हुई हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एज लिमिट, उसके बारे में हम थोड़ा पहले बात करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे 36 पेज का नोटिफिकेशन है भाई। 36 पेज के नोटिफिकेशन में आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, बैकलॉग, ये वो ये सारी चीजें इन्होंने दी। लेकिन जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हुआ जाऊंगा और वो सारी चीजें आप लोग देखते हुए जाइएगा। और सबसे पहली चीज जो यहां पर है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिस्ट इंजीनियर के बारे में पहले बता देता हूं। साइंटिस्ट इंजीनियर यहाँ पे आप लोगों की जॉब की प्रोफाइल दी हुई है कि आप लोगों को एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। जैसे कि साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट में लिखा हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ द वेरियस मैकेनिकल सिस्टम्स यूज्ड इन द टेक्निकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें करनी है। फिर उसके बाद डिजाइन एनालिसिस करनी है, रियलाइजेशन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट एंड फैसिलिटीज ये देखना है। डिजाइन चेक्स फॉर द वेरियस क्रिटिकल मैकेनिकल सिस्टम्स सेलेक्ट करना है, मतलब चेक करना है। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल क्या होगा, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग क्या होगी, इसके बारे में होगा। 3D मॉडलिंग, सॉलिड वर्क्स का यूज करके, कैड सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको बनाना है। फेलियर एनालिसिस करनी है, रीडिजाइनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम देखना है कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों की यहां पर क्या दी हुई हैं, आप लोगों का जो कहते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर KRA, उसके बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है गाइस, जो आप लोगों ने अभी यहां पर देखा। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में। ये साइंटिस्ट इंजीनियर आप लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट का भी दिख गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी दिख दिया। अब आने वाला है आप लोगों का साइंटिस्ट के बाद आएगा ये टेक्निकल असिस्टेंट, राइट। अब गाइस देखो यहां पर, अच्छा उन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट के लिए नहीं, साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए बताया था। अब साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए यहां पर इन्होंने बता दिया है कि भाई ये जो साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट आ रही है, इसमें आप लोगों का जो बेसिक पे प्लस DA होने वाला है वो 86,955 रुपए होगा। और यहां पर जो एज लिमिट दी हुई है बेटा, वो दी हुई है 18 से 30 वर्ष, ठीक है। और ये जो 18 से 30 वर्ष है, ये 14 नवंबर 2025 तक से चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद गाइज यहां पे लिखा हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, इनकी जो तीनों आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर इसकी जो सैलरी अभी देखने के लिए मिल रही है वो है 69,599, मतलब अप्रोक्सीमेटली 69,500 रुपए, ये बेसिक पे है। फिर उसके बाद आप लोगों का DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और इसकी जो एज लिमिट दी है बेटा, वो दी हुई है 18 से 35 साल, मतलब कि 35 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल काफी बड़ी एज होती है, मतलब काफी बड़ा नंबर होता है, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी एग्जामिनेशन में दिखना चाहिए। आजकल तो 28 साल 30 साल बस यही मैक्सिमम आप लोगों का एग्जामिनेशन का पॉइंट दिखने लग गया है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहां पर आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया है कि अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो वहां पर 5 साल का, OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल का, और जनरल कैटेगरी से है तो 35 साल, मतलब मैक्सिमम जो लिमिट 18 से 35 दी हुई है तो 35 साल तक तो ही है, ठीक है। अगर आप SC ST से हैं तो वो एज लिमिट है 40 साल, और अगर आप OBC से हैं तो वो एज लिमिट है 38 साल। इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ओके। फिर उसके बाद यहां पर जो इन्होंने बताया है भविष्य में प्रगति, करियर अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो यहां पर ये वाला पॉइंट, यहां पर लिखा हुआ है दैट ये जो आपका पोस्ट कोड है 0, 1 to 20 एंड 40, इसके लिए जो आपकी फीस है वो कितनी होने वाली है 750 रुपीज। मतलब आप लोगों का जो कोड है साइंटिस्ट इंजीनियर से लेकर के टेक्निकल असिस्टेंट तक की जितनी पोस्ट है वो 1 से 16 तक में आ जाती है, और इन्होंने 1 to 20 750 रुपीज रखा हुआ है। मतलब कहने का कि जो आपका फीस लगने वाली है वो 750 रुपए लगने वाली है। लिखा है ऑल कैंडिडेट्स हैव टू यूनिफॉर्मली पे 750 रुपीज, right? But as per the application processing fee, the processing fee will be refunded as the detailed below. Only the candidate who appear in the written test. अगर आप लोगों की written test में आप लोग आ रहे हो और जो इन्होंने पॉइंट बताया अगर वैसा हुआ तो आपकी फीस जो है वो भी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है 750 रुपीज दैट इज रिफंड इन द फुल कैंडिडेट्स हु आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी, दैट इज वुमेन, SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन, एंड
रेस्ट जितने भी लोग हैं दैट इज 500 रुपीज, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फी ऑफ द 250 रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑल अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद गई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर उन्होंने बता दिया कि बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज की फीस लगने वाली है। ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। फिर उसके बाद आपको फीस भी पता चल गया, 750 रुपए लगेगी। फिर आपको क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, फोटो साइज इतनी होनी चाहिए, फिर आपका हस्ताक्षर इतना होना चाहिए, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उसका एप्लीकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का आना चाहिए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे प्रॉपरली आप लोगों को अपलोड करने हैं, बट देखना कि उन डॉक्यूमेंट्स का साइज 1 MB से ज्यादा का ना हो। ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। फिर उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। यहां पर जो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन दे रहा है पेपर पैटर्न का, तो सबसे पहले ये जो पेपर पैटर्न दिया जा रहा है वो साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए दिया जा रहा है, जहां पर आपको बताया है कि एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन के साथ आपका इंटरव्यू भी होगा। और इसमें क्या क्या होने वाला है, तो ये पार्ट ए और पार्ट बी में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। जहां पर पार्ट ए जो दिखाई दे रहा है इसमें टोटल मार्क्स 60 मार्क्स होंगे। कितनी देर का पेपर होगा, 75 मिनट्स का पेपर होगा, जिसमें सही मार्क्स के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, गलत मार्क्स के लिए 1/3 दैट इज 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, और यहां पर जो आप लोगों का 1 से 2 को लेकर के है ना, और यहां पर जो पोस्ट कोड 03 से लेकर के 6 तक का है उनका पेपर 90 मिनट्स का होगा, 80 मार्क का, जहां पर 1 मार्क सही के लिए और गलत मार्क के लिए -1/3 दैट इज 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, अगर आपका पेपर 75 मिनट का है तो 60 क्वेश्चन होंगे, अगर 90 मिनट का है तो 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होगा, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो टोटल मार्क्स, अच्छा अब ये जो पार्ट बी है, ओके गॉट इट राइट। पार्ट ए का ये पॉइंट दे दिया जिसमें 75 मिनट 90 मिनट्स हैं, जो ये सारी चीजें होंगी, जिसमें 60 क्वेश्चंस और 80 क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद पार्ट बी आता है, ये पार्ट बी है एप्टीट्यूड एबिलिटी का, जिसके लिए 30 मिनट का टाइम मिलेगा। दोनों के मार्क्स 20 होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होने वाला है, 30 मिनट का होगा और 20 अंक का होगा। ठीक है, अब यहां पर गई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कैटेगरी आपने देखी, इस कैटेगरी के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली है। यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है दैट टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, इनका एग्जाम पेपर किस तरीके का होगा। तो गाइज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, क्योंकि आप लोगों में से मुझे बहुत सारे लोगों को पता है कि जितने भी हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो जरूर फॉर्म भरेंगे। तो वो जो मैंने अभी आपको पार्ट बताया था वो साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए था, और ये है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो गाइज टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो आपका एग्जाम होगा वो रिटन टेस्ट होगा 1.5 घंटे का, दैट इज 90 मिनट्स का, जिसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत क्वेश्चन के लिए आप लोगों का 0.33 मार्क्स राइट। और फिर उसके बाद आप लोगों का दूसरा जो पेपर होने वाला है, दूसरा जो टेस्ट होगा वो होगा स्किल टेस्ट, जो 100 नंबर का होगा, और यहां पर ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। मतलब आप लोगों को, अगर आप लोग साइंटिस्ट बनने वाले हैं या फिर साइंटिस्ट इंजीनियर पे जा रहे हैं, तो वहां पे आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा, और अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हैं तो वहां पे आपका रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, अब यहां पर जो लिखा हुआ है दैट मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अगर आपका 80 मार्क का पेपर है तो उसमें से 32 नंबर लाने आपके जरूरी हैं, और स्किल टेस्ट में आपके 50 नंबर लाने जरूरी है। ये रिजर्व्ड कैटेगरी है, मतलब अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए ये रिजर्व्ड मार्क्स है। रिजर्व्ड मार्क्स कहने का मतलब ऐसा हो जाता है कि भैया इतने तो लाने ही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ऐसा भूकंप आ गया, ऐसा भूकंप आने के बाद सिर्फ इकलौते आप पहुंचे हो एग्जाम देने, तो अब आपको ये सोचना है कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मैं वहां पे एक क्वेश्चन भी सही करके आऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इकलौता एक इंसान भी है ना, तो मिनिमम से मिनिमम उसे 32 मार्क लाने पड़ेंगे रिटन टेस्ट में, और 50 मार्क्स स्किल टेस्ट में लाने पड़ेंगे, तभी उसका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं लेंगे। इसका कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए, अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो उसके लिए 80 में से 24 मार्क्स लेकर के आने, और स्किल टेस्ट में 50 की जगह 40 मार्क्स लेकर के आ जाना 100 में, तो आपका सिलेक्शन के लिए जो बेसिक
जो बेंचमार्क है वो उसमें आप ऊपर पहुंच जाओगे, और कट ऑफ जितना जाता है वो तो बात की बात है गाइस। फिर यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द रिटन टेस्ट कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट कैटेगरी वाइज इन द रेशियो ऑफ 1:5 एंड मिनिमम कितने कैंडिडेट्स होंगे, 10 कैंडिडेट्स होंगे। द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड इन द बैचेस फॉर द स्किल टेस्ट एज पर द इवैल्यूएशन रिजल्ट एंड वैकेंसीज। ठीक है, तो मतलब आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होने के बाद आप लोगों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे फायरमैन ड्रॉटमैन के बारे में बता दिया है कि इनका चयन कैसा होगा, जिसमें आपको अभी जाना नहीं। द सिलेक्शन प्रोसेस लाइट व्हीकल ड्राइवर, इसके बारे में भी आपको नहीं जाना है। ठीक है, ये भी उसी का पेपर पैटर्न के बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इन्होंने बताया कहां कहां पे एग्जामिनेशन सेंटर हो सकते हैं, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, देहरादून और गुंटूर, यहां पर होगा। फिर उसके बाद इन्होंने बताया एग्जामिनेशन सिटी जो शेष सभी पदों के लिए एग्जामिनेशन सिटी है, तो मतलब ये जो आपको लोगों की शेष एग्जामिनेशन सिटी है, तो ये जो 5 एग्जामिनेशन सिटी है ये है साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए। और बाकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप जानना चाहते हो, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल जो सिटीज दी हुई है वो 19 है, जिसमें आप लोगों का क्या क्या आ रहा है, गुंटूर आ रहा है, विशाखापट्टनम, तिरुपति, गुवाहाटी, पटना, न्यू दिल्ली। अरे न्यू दिल्ली भी भाई भर देना फॉर्म, आना मुलाकात होगी। अहमदाबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, भोपाल। फिर उसके बाद यहां पर जो दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, ओके, असम, अच्छा ये तो आपको स्टेट दे दिया। फिर यहाँ पे सिटी दिया हुआ है मुंबई, नागपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, तिरुनेलवेली, देन हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून और कोलकाता, ये आपकी सिटीज होने वाली हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। तो मतलब टेक्निकल असिस्टेंट का आप फॉर्म भर रहे हो तो काफी सारी सिटीज हैं, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद गाइज लास्ट डेट जो इन्होंने बताई वो 14 नवंबर है, क्योंकि हर जगह इन्होंने जो डेट वगैरह बताया है वो 14 नवंबर के बारे में बताया है। यहाँ पे लिखा हुआ नो इंटरिम करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन, हाउएवर इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन द कैंडिडेट्स मे मेल टू recruit@shar.government.in। तो भैया अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हो, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद गाइज इन्होंने एक चीज और भी बहुत अच्छी बताई थी, ये है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये नॉर्मल सी चीज है, इसमें तो बहुत ज्यादा नहीं लेकर के जाना है अपन को। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट कहाँ है, अच्छा अप्लाई करने के लिए तो इन्होंने बता दिया है 16 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे से 14 नवंबर 2025 शाम के 5 बजे तक में वेबसाइट में आप जाकर के कर सकते हो। कौन सी वेबसाइट होगी, http://www.shar.gov.in, या फिर आप कहां जा सकते हो www.apps.shar.gov.in, यहां पर जाकर के आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। इसके साथ इन्होंने यहां पर लास्ट डेट जो बताई है 14 नवंबर, जिसके बारे में मैंने बात करी थी। और गाइज इसका जो फॉर्म है वो भरने के लिए 750 रुपए का वो आएगा, राइट। अब देखो गाइज तैयारी कर रहे हो और अगर आपको ये भी फॉर्म मिल रहा है तो उसको भर जरूर देना, ठीक है। एप्लीकेशन में जो नोटिफिकेशन है ये है आपका 36 पेज का। मैं जितना जल्दी से जल्दी कोशिश करके इसके एप्लीकेशन को फॉर्म को पढ़ सकता था उतना ज्यादा से ज्यादा मैंने पढ़ा, मैंने आप लोगों को चीजें बताई। अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं जिससे आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो फॉर्म है इसमें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है साइंटिस्ट इंजीनियर और एक है टेक्निकल असिस्टेंट। साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए एमटेक की भी जरूरत है और जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए एमटेक नहीं, सिर्फ डिप्लोमा की जरूरत है। साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए आप लोगों का जो एग्जाम होगा उसमें रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इसका जो एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो फॉर्म भरा जाएगा आप लोगों का 750 रुपए फीस के साथ। इसमें जो लास्ट डेट दी हुई है वो 14 नवंबर दी हुई है। साथ में आपको इसमें यह बताया गया है कि जो आप लोगों की एज लिमिट है वो साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए 30 साल है और जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए 35 साल है, 35 ईयर्स, जिसमें आप लोगों का कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल का है, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और गाइज यहां पर आप लोगों के लिए बताया गया है कि जो हमारे जो रिजर्व कैंडिडेट्स है प्लस वुमेन है उन सब के लिए जो फॉर्म में एक्सेम्पशन मिल रहा है फॉर्म फीस में वो है 500 रुपए का, तो मतलब 250 रुपए की आपकी फीस उन लोगों के लिए लगेगी। तो भाई ये जितनी सारी चीजें थी वो मैंने आपको बताया और आप लोगों को पेपर पैटर्न भी बताया कि किस तरीके से एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो अब लग जाओ इसकी भी तैयारी में। तैयारी बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इसकी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आप पढ़ते हुए जा रहे हो बस उसी चीज को ही पढ़ना है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अपने फाउंडेशन को मजबूत करो और जितने भी एग्जाम है सारे निकलेंगे,
है ना, सारे निकलेंगे। बस आप अपनी चीजों को मजबूत कर लो, अपने मैकेनिकल को इतना मजबूत कर लो। अब भाई मैकेनिकल इज योर वेपन, योर स्टडी इज योर वेपन। जिस तरीके से दूसरों के वेपन क्या होते थे, AK-47 हो गया, तलवार हो गई, चाकू हो गया, कुछ भी वेपन हो सकता है ना। अब मान लो अगर तुम्हारे पास तलवार है तो अब तुम्हारे पास तो एक ही तलवार है, तुमने उसको बिल्कुल शार्प करके रखा हुआ है। अब उससे तुम किसी की गर्दन काट दो, किसी का हाथ काट दो, किसी का दाढ़ी अलग कर दो, जब तुम युद्ध में गए हो तो भाई कुछ भी हो सकता है ना। तलवार भाई, उससे तुम कुछ भी कर दो। अरे तुम सब्जियां काट लो तलवार से, तुम पेड़ काट दो तलवार से, हाँ, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास जो तुम्हारा वेपन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो वेपन स्ट्रांग है तो फिर तो तुम किसी से भी भिड़ जाओगे, किसी भी तरीके से भिड़ जाओगे। इसी तरीके से जब भी कितने भी एग्जाम आए, अगर तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रांग है तब तो तुम आग लगा दोगे। तो बस ये करना है, ठीक है। और गाइज अगर तुम लोगों को क्विज लगाने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन है हमारा, उसको जरूर इंस्टॉल कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है और वहां पे क्विजेस फ्री में मिल जाते हैं, तो वहां पे क्विजेस लगा लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको इसके भी सेशंस चाहिए हो कि सर हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।